हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान विषय को और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला अपना चैप्टर चल रहा था। उसमें हम अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे। अगले वीडियो में हमने 10 तक के प्रश्नों को कर लिया था। आज अपन को प्रश्न संख्या 11 से 20 तक को पूरा करना है और इसी के साथ अपना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। इससे पहले अगर आप नए हैं तो अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसको ज्वाइन कीजिए। तो शुरू करते हैं अपन। प्रश्न संख्या है 11। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी लिखिए। अब सबसे पहले क्या बोला है? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो संयोजन में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन का अर्थ है जुड़ना। क्या है? जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर क्या करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक अभिकारक ये एक और ये बी, दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिया इन्होंने? ए बी बना दिया। वही वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? जैसे कि कार्बन प्लस O2 क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। उसी प्रकार वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? वियोजन में एकल अभिकारक, क्या इसमें दो अभिकारक थे आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किया। और वियोजन में क्या होगा कि एकल अभिकारक है, ये जैसे ए बी है, ये क्या हो गया? टूट के इसने ए प्लस बी का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया इसने? टूट के एकल अभिकारक ने टूट के दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है? इसका उल्टा। जैसे कि एग्जांपल ले अपन कि हम जल का वैद्युत अपघटन हमने पढ़ा था। जल को क्या किया था? वैद्युत अपघटन, विद्युत के द्वारा अपघटन किया था। और किस प्रकार से किया था? वैद्युत अपघटन होते दो गैसें बनी थी, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन गैस बनी थी। तो ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब आप देखो कि संयोजन में क्या है कि संयोजन में दोनों आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर दिया, जबकि इसका उल्टा वियोजन में क्या है कि एक अभिकारक ने टूट के दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण कर दिया। तो अपन को यही लिखना है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में जहां एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, वहीं पर वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। और इसके लिए हम समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वियोजन अभिक्रिया संयोजन के विपरीत होती है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में क्या? एकल अभिकारक। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एकल अभिकारक होता है, वो टूटकर, इसमें क्या होगा? एकल अभिकारक है वो टूटकर, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। कितने? दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, इसमें क्या है? दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हुआ? दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है कार्बन प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड, और वियोजन अभिक्रिया का अपन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल सबके छोटे छोटे, आपको सरल एग्जाम्पल याद रखने ताकि सभी में आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आए अपन प्रश्न संख्या 12 पर। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ा था हमने? वियोजन। और इस वियोजन अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एकल अभिकारक है, वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा है। तो वियोजन अभिक्रिया को हमने तीन भाग पढ़े थे। कौन कौन से? ताप अपघटन, उसके बाद वैद्युत अपघटन, और प्रकाश अपघटन। क्या था तुम तीनों में? क्या था?
ताप अपघटन में क्या दिया जाता है, किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या दी जाती है, पहले उसको एनर्जी दी जाती है। तो ताप अपघटन में हम क्या किया था कि ताप के द्वारा अभिकारकों को तोड़ा था। ठीक है, तो जितनी आप याद रखना कि जितनी वियोजन की या अपघटन की अभिक्रिया है वो उष्मा कौन सी होती है, सेपीय या शोषी होती है। तो ये कौन सी होती है, उष्मा शोषी होती है। क्यों, क्योंकि अभिकारकों को में हम क्या दी, इसमें वो उष्मा दी है। तो ताप अपघटन में क्या होगा, अभिकारक को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, ताप का उपयोग किया जाएगा। विद्युत अपघटन में क्या किया जाएगा, अभिकारकों को तोड़ने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और प्रकाश अपघटन में सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक बंद कर लेते हैं। अब विद्युत अपघटन का तो अगली वाले में अपन ने देखा ही है। ये देखो, ये वियोजन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं कि क्या करना है, जल को लिया और जल को क्या कर दिया, विद्युत के द्वारा क्या किया, इसको 2H2 + O2 में तोड़ दिया। ये तो ये अपना विद्युत ऊर्जा वाला। फिर प्रकाश अपघटन में हमने सिल्वर ब्रोमाइड को लिया था और या सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को लिया था। यहाँ पर क्लोराइड कर लेते हैं, ठीक है, और ब्रोमाइड भी ले सकते हो आप। और फिर क्या हुआ था, इसको सूर्य के प्रकाश में रखा था, किसके, सूर्य के प्रकाश में रखा था, और क्या बना था, क्लोरीन गैस बनी थी और सिल्वर बन गया था। तो ये क्या है, ये प्रकाश अपघटन का उदाहरण है। और ताप अपघटन में कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आप क्या कर दो, ताप दे दो। ये जो त्रिभुज का चिन्ह है ये क्या है, ये क्या है, ताप का चिन्ह है। ठीक है, जैसे इसको ताप दिया तो ये क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 में ये टूट जाएगा। ठीक है, तो ये आप इनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उष्मा के रूप में ऊर्जा का जब प्रयोग करेंगे, जैसे कि चूने को ले लिया और क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। फिर प्रकाश के रूप में सिल्वर क्लोराइड या आप सिल्वर ब्रोमाइड वाला भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश जैसे दिया वो ये सिल्वर तथा क्लोरीन गैस यहाँ पर बन गई। विद्युत के रूप में जब ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो ये क्या है, जो अपना जल है, जल को क्या किया था हमने, विद्युत अपघटन में क्या किया था, जल लिया था, जल के अंदर क्या डाले थे, 2 इलेक्ट्रोड डाले थे, कैथोड और एनोड। फिर इसमें क्या धारा प्रवाहित की थी, साथ में उसमें थोड़ा सा H2SO4 भी डाला था, और टोटल मिला के फिर अभिक्रिया अपने पास 2 गैसें प्राप्त हुई थी, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस कौन सी दुगनी मात्रा में कौन सी प्राप्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्यों होती है, क्योंकि जल का अणु में 2:1 में क्या होता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, इसीलिए बाद में क्या होता है, टूटने पर भी हाइड्रोजन गैस दुगनी मात्रा में प्राप्त होती है। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके, वियोजन अभिक्रिया के। और ये उष्मा शोषी में भी आप ये तीनों लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इसमें सभी में क्या हुआ है, उष्मा का अवशोषण अभिकारकों में हुआ है। ठीक है, और उष्मा शेपी में क्या होता है, उत्पाद की तरफ। ठीक है, अब आते हैं अपन आगे, प्रश्न संख्या 13, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अब है विस्थापन अभिक्रिया, क्या होता था, विस्थापन में क्या होता है, मैंने बताया था, जिसमें क्या होता है, उच्च अभिक्रियाशील धातु या तत्व क्या करता है, निम्न अभिक्रियाशील धातु या तत्वों को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जिसमें यौगिकों को, अभिकारकों में यौगिकों के मध्य आयनों की अदला बदली हो जाती है। जैसे कि विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में अपन क्या पढ़ते हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, सक्रियता श्रेणी पढ़ाई थी। सक्रियता श्रेणी में क्या क्या किया था आपने, सबसे पहले ऊपर कौन था कि लिथियम लिखना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये थी सक्रियता श्रेणी। लिखना, काश मुझे आता जान तो हम PUBG क्यों खेलते। और उसके बाद तो अपने सारे कौन थी, वो उत्कृष्ट, जैसे कि प्लेटिनियम है, सोना है और चांदी है, ये सारे अपने धातुएं थे। तो मुख्यतः ये जैसे थी। तो इसमें जो ऊपर की तरफ होगा वो क्या, वो कौन सी होगी, उच्च अभिक्रियाशील, वो क्या होगी, उच्च अभिक्रियाशील। और नीचे क्या होगा,
वो निम्न अभिक्रियाशील धातु होगी। तो ये जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है वो क्या करेगा, उच्च अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगा। तो वहीं पर क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि उच्च अभिक्रियाशील धातु है वो निम्न अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। जैसे कि हमने वो एग्जाम्पल लिया था, क्या, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था, फिर उसके अंदर क्या डाला था, लोहा डाला था, फिर अभिक्रिया हुई थी और क्या हुआ था, लोहे ने क्या कर दिया था, कॉपर को विस्थापित कर दिया था और फेरस सल्फेट का निर्माण किया था और कॉपर अपने अलग हो गया था। तो ये तो क्या था अपना विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर उच्च अभिक्रियाशील धातु कौन है, लोहा, और निम्न अभिक्रियाशील धातु कौन है, कॉपर। फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होता है कि यौगिकों के मध्य आयनों की अदला बदली हो जाती है। जैसे कि सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट को बेरिलियम क्लोराइड के विलयन में हमने मिलाया था और फिर क्या हुई, अभिक्रिया हुई। तो ये सोडियम कैसा था, प्लस, ये माइनस वाला, बेरिलियम क्या है, प्लस वाला और ये माइनस वाला। अब इनके मध्य क्या होता है, आयनों की अदला बदली। किस प्रकार से होती है कि इसने माइनस वाला अपना इसको दे दिया और ये सल्फेट है माइनस वाला, ये किसके पास आ गया, बेरिलियम के पास आ गया। ये किसके पास आ गया, बेरिलियम के पास आ गया। तो क्या बन जाएगा, 2NaCl प्लस बेरिलियम सल्फेट। अभिक्रिया होने के बाद क्या बना, 2NaCl प्लस बेरिलियम सल्फेट। और ये बेरियम सल्फेट क्या है, अवक्षेप। क्या है, अवक्षेप। हमेशा द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अवक्षेप का निर्माण होता है। अगर आपको पूछे अवक्षेपण अभिक्रिया तो भी ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल आपको ऐसे याद रखने जो आपके सब में काम आ जाए, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया अपने क्या है, जिसमें क्या हो, यौगिकों के मध्य आयनों की अदला बदली हो। और विस्थापन अभिक्रिया में एक उच्च अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर दे, ठीक है। तो ये इनके बीच में अंतर करना है तो आप सारणी बनाकर भी लिख सकते हैं। इस अभिक्रिया में विस्थापन में क्या होगा, किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। एग्जाम्पल अपन लिख देंगे। फिर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो भिन्न भिन्न अभिकारकों के मध्य आयनों के परस्पर विनिमय होता है, आयनों का परस्पर विनिमय होता है। एग्जाम्पल लिख देंगे अपन, सोडियम सल्फेट तथा बेरिलियम क्लोराइड। और ये क्या होगा, अवक्षेप। क्या होगा, ये अवक्षेप, ये अवक्षेप होगा, ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 14 है अपना कि सिल्वर के संशोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए विस्थापन लिखिए। अब जो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है। अब इसके संशोधन करने के लिए, मतलब इसको साफ करने के लिए, इस सिल्वर नाइट्राइड में से सिल्वर को निकालने के लिए क्या किया जाता है कि सिल्वर नाइट्राइड के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु, तो इसको किसके साथ रिएक्ट किया जाता है, कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। तब कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। कॉपर धातु द्वारा किस प्रकार से विस्थापन किया जाएगा, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उच्च अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करता ही है। तो ये जो सिल्वर वगैरह है वो अपनी सक्रियता श्रेणी में कहाँ पर थे, सबसे नीचे, कॉपर इसके ऊपर था। तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर क्या करेगा, इस सिल्वर को विस्थापित करेगा। मतलब इस सिल्वर की जगह पर कौन आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। तो कॉपर आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर आ गया। और चांदी क्या आ जाएगी अपनी बाहर, चांदी आ जाएगी अपनी बाहर आ जाएगी। इस प्रकार से हमको शुद्ध चांदी प्राप्त हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम, सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर की अभिक्रिया कराने पर कॉपर नाइट्रेट प्राप्त हुआ और सिल्वर बाहर निकल गया। और अभिक्रिया कौन सी हो रही है यहाँ पर, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या लिखेंगे आप कि जब हम कॉपर सिल्वर नाइट्राइड को कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होती है और कॉपर नाइट्रेट बनता है तथा शुद्ध सिल्वर हमको प्राप्त हो जाती है। तो सिल्वर धातु के संशोधन में सिल्वर नाइट्राइड के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। किसके द्वारा विस्थापन किया जाता है, कॉपर धातु के द्वारा। क्योंकि कॉपर सिल्वर से क्या है, अधिक क्रियाशील है। क्यों, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में अपने कॉपर ऊपर था, सिल्वर है, सोना है, प्लेटिनियम, ये सारे नीचे थे।
अंतः कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के लवण से सिल्वर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देगी, जो पात्र के पेंदे में नीचे की ओर बैठ जाएगी। इससे इसकी अभिक्रिया निम्न है। सिल्वर नाइट्रेट लिया, कॉपर लिया, इससे अभिक्रिया हुई, क्या किया, सिल्वर की जगह पर कॉपर आ गया। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अब अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है और अवक्षेप क्या होता है। तो अवक्षेप क्या होता है, एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है जो अपने जो विलयन में अपन मिलाते हैं, तो जो विलयन में क्या होता है, अविलय अविलय होता है और पेंदे पदार्थ जो अपने बीकर है उसके पेंदे में जम जाता है। जैसे कि हमने दो चीज़ों को मिलाया, दो चीज़ों को हमने एक ये इसमें दो चीज़ें अपन ने इसमें मिलाई है, और दो चीज़ें मान लो कौन सी है, एक था अपना सोडियम सल्फेट और एक था अपना बेरिलियम क्लोराइड। कौन सा, द्विविध, मैंने क्या अवक्षेप कहाँ पर बनता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में बोलता है। तो ये क्या था, सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड। जब इनको आपस में अपन ने मिलाया तो सब कुछ तो मिल गया, और फिर क्या हुई, अभिक्रिया होने लगी, और अभिक्रिया होने लगी तो क्या हुआ, यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी और नमक बन गया। क्या बन गया, नमक। और नमक तो क्या होगा, पानी में पूरा घुल जाएगा। लेकिन ये बेरिलियम सल्फेट है वो पानी में नहीं घुलेगा, बल्कि कहाँ पर आ जाएगा, ये पानी में घुले बिना ये यहाँ पर आके नीचे यहाँ पर पूरा ये जम जाएगा, और ये कैसा होगा, सफ़ेद रंग का। कैसा, सफ़ेद रंग का, श्वेत रंग का होगा। और इसी श्वेत रंग को क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। और जहाँ पर ये श्वेत रंग का या जो अघुलनशील अविलय पदार्थ बनता है उसी को क्या बोलते हैं, अवक्षेप। और जहाँ पर इस अवक्षेप का निर्माण होता है वह अभिक्रिया अपनी कौन सी हो जाएगी, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, अविलय अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण होता है, जो पात्र के पेंदे में बैठ जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल बोले तो आपको ये लिख देना है। और मुख्यतः कौन से अवक्षेप में निर्माण किसमें होता है, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ी थी उसी में क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो देखो आप अगर द्विविस्थापन को याद करते तो आपके दो अभिक्रिया कंप्लीट हो जाते हैं, अवक्षेपण और द्विविस्थापन। तो क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, तो वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेप को क्या करते हैं अपन, नीचे की तरफ तीर प्रदर्शित करके, इस प्रकार से तीर एरो करके अपन क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया लिख देंगे, सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड को मिलाया तो क्या बन गया, नमक। नमक था वो पानी में घुल गया, लेकिन जो बेरियम सल्फेट था वो सफ़ेद अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ गया। कहाँ पर बैठ गया, नीचे बैठ गया। अब आते हैं अपन प्रश्न संख्या 16 पर। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दीजिए। अब देखो पहला क्या है अपना, उपचयन। तो मैंने क्या बताया था कि उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन क्या हो, जुड़े। उपचयन में क्या होगा, उपचयन में ऑक्सीजन क्या होगा, योग, ऑक्सीजन योग होगा या जुड़ेगा। और अपचयन में क्या होगा, किसी भी पदार्थ या तत्व में ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी या ह्रास होगा। तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, वह अभिक्रिया अपनी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो क्या लिखोगे, उपचयन अभिक्रिया करोगे, फिर क्या लिखोगे कि वह अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ या तत्व के अंदर क्या जुड़े, ऑक्सीजन का योग हो या ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन की कमी हो या ऑक्सीजन का ह्रास हो, वह अभिक्रिया अपनी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि जिंक, जैसे कि अपन एग्जांपल लिखते हैं कार्बन प्लस O2 CO2। अब यहाँ पर देखो कार्बन था, कार्बन के साथ में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। उसी प्रकार जिंक ऑक्साइड है, क्या है, जिंक ऑक्साइड, और उसको क्या किया, कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर आप देखो जो जिंक है, इस जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जिंक में थी और जिंक से बाहर निकल गई,
तो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है या अपचन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ये जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचन। जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि उपचयन वह विक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण का योग होता है अर्थात ऑक्सीकरण की वृद्धि होती है, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस O2 का CO2 का निर्माण हो गया, ऑक्सीजन इसमें जुड़ के, फिर कॉपर प्लस O2 कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो ये अपने किसके उदाहरण है, ये अपने उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है। अब बढ़ते अपन आगे, फिर अपन को क्या पढ़ना है, अपचन। तो अपचन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होगी, निकलेगी या ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वह क्या हो गया, अपचन अभिक्रिया होगी। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है या फिर जिंक ऑक्साइड है, इसको क्या किया अपने, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई और कॉपर प्लस H2O बनी। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन के साथ, तो क्या बना, जिंक प्लस CO2 का निर्माण हुआ। अब बढ़ते अपन आगे। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो हमने एक क्रियाकलाप पढ़ा था, एक प्रयोग पढ़ा था, क्या किया था हमने, कॉपर को लिया था। अब देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये एक भूरे रंग का चमकदार तत्व। तो भूरे रंग का जो ये चमकदार तत्व है ये क्या है अपना, कॉपर। कॉपर आपने लिया होगा, वो कैसा होता है, भूरे रंग का। कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। तो ये जो कॉपर है वो हमने लिया था और फिर कॉपर के चूर्ण को क्या किया था हमने, गर्म किया था। क्या किया था, गर्म किया था, मतलब उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई थी और फिर क्या बना था, कॉपर ऑक्साइड, और उसका रंग कैसा था, काला। तो यहाँ पर वही अपन को लिखना है कि सबसे पहले अपन क्या लेंगे, कॉपर। तो ये भूरे रंग का पदार्थ क्या था, कॉपर। फिर उस कॉपर को हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई, मतलब इसको जलाया था, तत्व को वायु की उपस्थिति में गर्म किया। वायु की उपस्थिति में मतलब उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और ऑक्सीजन के साथ जैसे इसने रिएक्ट किया तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ। क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण। और यह कॉपर ऑक्साइड कैसा था, काले रंग का। तो अपन को अपने सवाल का जवाब मिल गया कि सबसे पहले तो वो एक्स तत्व अपना कौन था, कॉपर। एक्स कौन था, कॉपर था। और फिर वह काले रंग का पदार्थ वो क्या था, कॉपर ऑक्साइड। क्या था, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। तो काले रंग का पदार्थ क्या था अपना, कॉपर ऑक्साइड। अब है लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो कोई भी धातु या जो लोहे की वस्तु वगैरह होती है वो बाहर पड़ी रहती है, तो अपने आसपास की आर्द्रता और वायु या अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करके उनके ऊपर की सतह क्या हो जाती है, उपचित हो जाती है या ऑक्सीकरण हो जाती है। मतलब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनते हैं, उनके ऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं। मतलब क्या होता है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, संक्षारण से बचाने के लिए। क्योंकि लोहे की वस्तु पर क्या लगता है, संक्षारण या जंग लगता है। क्या होता है, संक्षारण या जंग होता है, जंग लगता है। अब इस जंग से बचने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये जैसे कोई भी लोहा वगैरह है तो उसके ऊपर या तो क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। पेंट करने से क्या होगा कि ऑक्सीजन और उस धातु के बीच में क्या होगा, संपर्क टूट जाएगा। तो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगी तो क्या नहीं होगा, संक्षारण नहीं होगा। तो ये जैसे क्या है, लोहा, लोहे के ऊपर अपन ने क्या कर दिया है, ये मान लो ये क्या है, पेंट। अब पेंट करने से क्या होगा कि ये सबसे पहले लोहे में पहले हो रहा था संक्षारण, ठीक है। किस संक्षारण में कौन सी रिएक्शन कौन सी हो रही है, यह हो रहा है ऑक्सीकरण। संक्षारण में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया हो रही है और किसके कारण हो रहा है, प्लस ऑक्सीजन इसमें जुट रही है इसलिए। लेकिन जैसे ही हमने पेंट किया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ इसका संपर्क टूट गया और यह संक्षारण नहीं होगा, संक्षारण नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इसका आंसर लिखना है खुद, और ये मैंने पहले भी लिखाया हुआ है कि लोहे की वस्तुओं को
हम पेंट क्यों करते हैं, तो आपको लिखना है कि लोहे की वस्तुओं को पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि लोहे की वस्तु जब नमी, आर्द्रता या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसकी सतह उपचित हो जाती है और इसे क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण से बचने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं। अब है अगला, तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो जो तेल युक्त या चिप्स या अपने जो खाने की खाद्य सामग्री होती है, जब वो लंबे समय तक पड़ी रहती है या ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, ये क्या आती है, खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री ये खाद्य सामग्री है, ये जब लंबे समय तक पड़ी रहती है तब किसके संपर्क में आती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो क्या होगा, गंध परिवर्तित और क्या हो जाती है, दूषित। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, तो खाद्य सामग्री क्या करते हैं, अपने वायु के साथ अभिक्रिया करके वो या वायु की उपस्थिति में क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है, या इनका क्या हो जाता है, वायु के साथ ये जब अभिक्रिया करेगी तो ये क्या होगा, इनका ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो जब खाद्य सामग्री ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसका ऑक्सीकरण या उपचयन हो जाता है, जिससे इनकी गंध परिवर्तित या वे दूषित हो जाती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब इस विकृत गंधिता से बचने के लिए, ऐसे ही आपको पूरा आंसर लिखना है कि खाद्य सामग्री को जब खुले में रखा जाता है या जो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसका ऑक्सीकरण या उपचयन हो जाता है और उसकी गंध परिवर्तित हो जाती है या वे दूषित हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता का मैंने पहले पूरा लिखा हुआ है। और इस विकृत गंधिता से बचने के लिए क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। क्या, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। और ये नाइट्रोजन गैस क्या होती है, अक्रिय गैस। अक्रिय का मतलब कम रिएक्टिव होती है, बहुत थोड़ी कम रिएक्टिव होती है खाद्य पदार्थों से। अब ये नाइट्रोजन गैस भरेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाएगा, ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाएगा और ये खाद्य सामग्री उपचयन या उपचित या ऑक्सीकरण नहीं होगी, जिससे विकृत गंधिता से बच जाएंगे। तो एग्जाम्पल आंसर आपको क्या लिखना है कि तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि यह नाइट्रोजन के द्वारा या ऑक्सीजन से इनका संपर्क टूट जाता है और वो खाद्य सामग्री लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है। अब है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। अब सबसे पहला है संसारण। संसारण क्या होता है, मैंने आपको पहले अच्छे से लिखा हुआ है कि जब कोई धातु या पदार्थ क्या किया जाता है, नमी, आर्द्रता या फिर अपने अम्ल या क्षार के संपर्क में आता है तो उसकी सतह क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है या उपचित हो जाती है, जिसके कारण उसको क्या बोलते हैं अपन, संसारण बोलते हैं। और संसारण के एग्जाम्पल में आपको क्या क्या लिखना है, जैसे लोहे पर जंग, लोहे पर जंग, चांदी पर भी जंग लगता है, उसके बाद चांदी पर सफ़ेद रंग की परत, फिर उसके बाद चांदी पर काले रंग की परत, फिर तांबे पर भी परत चढ़ती। उसके बाद है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, मैंने क्या बताया था अभी कि खाद्य सामग्री क्या होती है विकृत गंधिता, कि जब खाद्य सामग्री ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वह ऑक्सीकृत या उपचयन हो जाता है उसका, और उसके गंध में और स्वाद में, गंध तथा स्वाद में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसको विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता से बचने के लिए एग्जाम्पल में क्या लिखना है, विकृत गंधिता से बचने के लिए एग्जाम्पल में आप लिख देना कि खाद्य सामग्री का लंबे समय तक पड़ने रहने पर उनका दूषित हो जाती है। फिर इसके बचने के लिए नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सीलबंद पात्रों का भी प्रयोग किया जाता है। फूड टाइट कंटेनर होते हैं, वो एयर टाइट कंटेनर होते हैं, उनका भी अपन यूज करते हैं। उसके बाद अपन बहुत सारी चीज़ें मिला देते हैं अंदर, जैसे कि अपन तेल के अंदर क्या तेल और नमक ज़्यादा मात्रा में मिला देते हैं, चीनी ज़्यादा मात्रा में मिलाते थे, तो उससे भी क्या होता है कि उसका विकृत गंधिता होने से वो बच सकते हैं। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया, संसारण और विकृत गंधिता क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पर अपना ये जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, यह पूरी तरह से कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।